हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, ये मशीन डिजाइन का लेक्चर नंबर 7 है और आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग की डिजाइन बाय यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाला सेशन जरूर देखा होगा। उस सेशन में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग। तो बियरिंग को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक था रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और एक था हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग था उसको हमने फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, स्लीव बियरिंग एंड स्लीपर बियरिंग। और स्लीव बियरिंग को फर्दर तीन कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया था और आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। तो ये जो एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग होता है बेसिकली इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लीव बियरिंग। और स्लीव बियरिंग में भी अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लोड विद रिस्पेक्ट टू लोड। तो विद रिस्पेक्ट टू लोड में हमने देखा था कि दो कैटेगरी होती है, जब शाफ्ट के ऊपर एक्सियल लोड आता है और शाफ्ट के ऊपर रेडियल लोड आता है। तो एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग किसको बोलते हैं? जब शाफ्ट के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में लोड आता है। क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे यूट्यूब के सेशन है, आप जो क्लासेस देख रहे हैं उसकी टाइमिंग एक बार और आप लोगों को मैं साथ शेयर करना चाहूंगा कि मशीन डिजाइन की क्लास आपको डेली शाम को 7:30 बजे देखने को मिलती है यहाँ पर, मंडे टू फ्राइडे। और इसके अलावा एक और पैरेलली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसकी टाइमिंग जो है वो शाम को 5:30 बजे। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती है। सैटरडे के दिन एक डाउट डिस्कशन लाइव सेशन होता है और साथ में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हम उस सेशन में पढ़ते हैं, उस पूरे वीक में हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम वहां पर सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संडे के दिन आपको यहाँ पर मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलेगी। मैराथन क्लासेस में जैसा कि मैं अभी तक बताता हुआ आ रहा हूं आप लोगों को, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे तो वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। तो अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट को हम पूरा डिटेल में लेकर चल रहे हैं, सभी स्टेट की जेई एई इंक्लूडिंग एसएससी जेई आरआरबी जेई, इन सब का सिलेबस यहां पर कवर कराया जाएगा मशीन डिजाइन का। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सेशन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग की डिजाइन के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। अब ये एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट सेशन में। जैसे कि बियरिंग के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बियरिंग को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। आप रिवाइज करते हुए चले, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को फर्दर दो कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया था, स्लीव बियरिंग और द सेकंड वन इज स्लीपर बियरिंग, और जिसे अपन गाइड बियरिंग भी बोलते हैं। और इस स्लीव बियरिंग को हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, विथ रिस्पेक्ट टू लोड, विथ रिस्पेक्ट टू लुब्रिकेंट, विथ रिस्पेक्ट टू लोड, विथ रिस्पेक्ट टू लुब्रिकेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू बुसेस। ओके। और ये विथ रिस्पेक्ट टू लोड जो है इसको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, एक्सियल लोड बियरिंग और रेडियल लोड बियरिंग। ये रेडियल लोड बियरिंग जो है इसे हम जनरल बियरिंग के नाम से जानते हैं। एक्सियल लोड बियरिंग जो है इसे हम बोलते हैं थ्रस्ट बियरिंग। ओके। सभी को हमने डायग्राम से समझा था, सभी के एप्लीकेशन देखे थे। जो लास्ट सेशन था उसमें हमने ये वाले क्लासिफिकेशन की बात करी थी। अभी रिमेनिंग है ये वाला क्लासिफिकेशन। डोंट वरी, इस पूरे क्लासिफिकेशन के एनालिसिस को, डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद में विल मूव टू द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। हर एक रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जिसे कि आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत देखा होगा, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिर वो दो कैटेगरी फर्दर चार चार कैटेगरी में डिवाइड होती है। उन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सियल लोड थ्रस्ट बियरिंग की डिजाइन के बारे में। अब ये एक्सियल लोड थ्रस्ट बियरिंग जो होता है इसको भी फर्दर दो कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। इसको हमने दो कैटेगरी में जो क्लासिफाई किया था वो था पाइवोटेड बियरिंग और एक था कॉलर बियरिंग। ओके, कॉलर बियरिंग याद है आप लोगों को? तो देखिए यहां पर हम जो एनालिसिस करेंगे वो किसका करेंगे?
वैसे तो एनालिसिस हम सभी का करने वाले हैं, डोंट वरी, बट स्टार्ट कहां से करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम कॉलर बियरिंग, विल स्टार्ट फ्रॉम कॉलर बियरिंग। कॉलर बियरिंग में कॉलर को हम हटा देंगे तो वो पाइवोटेड बियरिंग बन जाएगा। तो उसी एनालिसिस को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? पाइवोटेड बियरिंग। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम इसकी डिजाइन करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग होता है, इसकी डिजाइनिंग के लिए दो थ्योरी हम यूज करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ओके, और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग की जो डिजाइन होती है, यही डिजाइन प्रिंसिपल आपको काम आएगा क्लचेस की डिजाइन के लिए। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लच की डिजाइन जो होती है उसमें भी हम यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि कॉलर बियरिंग से हम स्टार्ट करने वाले। स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि यहां पर ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या होती। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैंने मेंशन किया है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। देखिए, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो भी बियरिंग सरफेस होगी, बियरिंग सरफेस समझ रहे हो, जो लोड को बियर करेगी, मतलब कोलर एक तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास ये एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट से अटैच रहेगी क्या? कॉलर। ओके, इस शाफ्ट के ऊपर जो लोड आएगा, कैसा लोड आएगा? डेफिनेटली इट विल बी एक्सियल लोड। ओके, एक्सियल लोड आएगा तो यहां पर इस लोड की वजह से शाफ्ट के मूवमेंट को अरेस्ट करने वाला जो एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्या? बियरिंग। बियर। ओके, तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो बियरिंग सरफेस की अगर हम बात करें तो ये बियरिंग सरफेस हो गई, बेसिकली ये बियरिंग सरफेस हो गई। इस लोड की वजह से इस बियरिंग सरफेस पर, बियरिंग सरफेस पर क्या होगा? स्ट्रेस इंड्यूस होगा। क्या होगा? स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ओके, अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो आने वाला स्ट्रेस है ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सरफेस। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सरफेस। इसे बोला जाता है क्या? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। अब इसको हम कहां कहां अप्लाई करते हैं, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। ये पॉइंट आपको और भी क्लियर हो जाएंगे जब इस थ्योरी को हम पूरा कंप्लीटली डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे इसका। ओके, तो देखिए यहां पर वही चीज जो मैंने आपको बोली है वही चीज मैंने यहां पर मेंशन करी है, देख लीजिए आप लोग। व्हेन मेटिंग कंपोनेंट्स इन क्लच, देखिए क्लच में भी थ्योरी यूज होती है, क्लच बियरिंग आर न्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये थ्योरी कब हम अप्लाई करते हैं? व्हेन द क्लच और बियरिंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नए होते हैं, न्यू, न्यू सरफेस। तो न्यू सरफेस रहेगी तो यहां पर आने वाला जो स्ट्रेस रहेगा वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द सरफेस। तो वही चीज यहां पर बोला गया है। देन द कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस में बी गुड ओवर द होल सरफेस। ये जो कॉलर की सरफेस है और ये जो बियरिंग की सरफेस है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट होगा अगर हमारा बियरिंग या क्लच जो है वो नया है तो। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस दैट द प्रेशर ओवर द रमिंग सरफेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यहां पर आने वाला, अब देखिए यहां पर हम हर बार स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, यहां पर जो सुटेबल टर्म होती है विल बी प्रेशर। तो यहां पर आने वाला, देखिए प्रेशर भी लोड अपॉन एरिया होगा, रेजिस्टिंग एरिया, और यहां पर भी स्ट्रेस भी इसी तरह से अपन डिफाइन करते हैं। ऑल्दो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हो तो वहां पर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, क्या होता है उसको अभी हमें यहां पर चर्चा नहीं करना है। ओके, तो यहां पर आने वाला जो प्रेशर रहेगा ना बेटा, वो प्रेशर क्या रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये कौन बोलता है? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, इन शॉर्ट में इसे बोला जाता है यूपीटी थ्योरी। ओके, this condition is not valid for all
क्लचेस बियरिंग, जो ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, वॉर्म आउट, इसको हम वॉर्म आउट भी बोलते हैं। वॉर्म आउट क्लच बियरिंग के लिए थ्योरी यूज नहीं होती, तो इनके लिए कौन सी यूज होती है आगे मैं आपको बताऊंगा, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूडब्ल्यूटी, इनके लिए हम यूज करते हैं। ओके, बिकॉज मेटिंग सरफेस में हैव अनइवन फ्रिक्शन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। जब वॉर्म आउट हो जाता है, पुराना हो जाता है क्लच या बेयरिंग, तो वहां पर जो मेटिंग सरफेस होती है वो अनइवन रहती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है, इसीलिए इस थ्योरी को यूज हम नहीं करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, द कंडीशन एज्यूम दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम, मतलब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को डिनोट किया है P से, ये क्या होगा, लोड अपॉन एरिया। ये W जो है ये क्या है, लोड है, कौन सा है लोड है बेटा, ये एक्सियल लोड है, और A जो है रेजिस्टिंग एरिया, मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो रहेगी ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी बाय यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। इज इट क्लियर? तो ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। अब इसके बेसिस पर हम किस तरह से डिजाइन करेंगे क्लच की, बियरिंग की, ये आज के सेशन में हमें देखना है। फिलहाल मैं क्लच के बारे में इतना नहीं बताने वाला हूं, क्लच के लिए अलग से चैप्टर आएगा, बट थ्योरी सारी यही आएगी, वहां पर हम डिराइव नहीं करेंगे, यहां पर सारे रिलेशन को हम डिराइव भी करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल टॉर्क हमें निकालना है, यहां पर मेन हमें क्या निकालना है, यहां पर फ्रिक्शनल टॉर्क। देखिए, फ्रिक्शनल टॉर्क निकालने से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितना पावर लॉस हो रहा है। तो हमारा मेन मोटिव जो होता है ना, फ्रिक्शनल टॉर्क को कैलकुलेट करना होता है, इसको हम डिनोट करेंगे टीएफ से। और फ्रिक्शनल टॉर्क अगर हमारे पास आ जाएगा, तो फ्रिक्शनल टॉर्क, टॉर्क को एंगुलर वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट पावर लॉस, देन विल गेट पावर लॉस। तो पावर लॉस अगर हमें निकालना है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओके, पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और जब रोटेशनल मोशन हो रहा है उस समय हम फोर्स की टॉर्क लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो हमारा एम क्या है, फ्रिक्शनल टॉर्क को कैलकुलेट करना। ओके, चलिए, तो ये आप ध्यान रखें। यहां पर हम केस ले लेते हैं एक, सबसे पहले एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग में कॉलर बियरिंग का। ओके, चलिए यहां पर मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूं कॉलर बियरिंग। ये शाफ्ट है, इसके ऊपर ये कॉलर लगी हुई है। ओके, ये बियरिंग सरफेस, यहां पर इस शाफ्ट के ऊपर लोड आ रहा है, एक्सियल लोड। ओके, दिस एक्सियल लोड विल बी W। दिस विल बी द एक्सियल लोड W। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये कॉलर की जो रेडियस है, ओके, इनर रेडियस को हम डिनोट करेंगे RI से, दिस इनर रेडियस
विल बी आर आई, और यहां से लेके यहां तक की ये जो रेडियस रहेगी इट विल बी आर नॉट। देखिए यहां पर दिस इज आर आई इनर रेडियस एंड दिस इज आर नॉट आउटर रेडियस। इज इट क्लियर? ये हम साइड व्यू देख रहे हैं इस बेयरिंग का। अगर फ्रंट व्यू देखेंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू अगर हम देखेंगे तो देखिए किस तरह से हमें दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन व्यू। इफ यू लुक एट द क्रॉस सेक्शन व्यू, देन ये कॉलर का आउटर रेडियस, ओके, ये इनर रेडियस। तो यहां पे अगर हम देखें क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि जो बियरिंग एरिया है विल बी दिस वन। इज इट क्लियर? ये बियरिंग एरिया है, इसके ऊपर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। दिस इज इनर रेडियस आर आई and this is outer radius R. तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात करें तो इस एरिया पर कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है ये हमें यहां पर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम बात कर रहे हैं यूपीटी की, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। प्रेशर इंड्यूस जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और कितना होगा इसको हम आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर क्या करूंगा, मैं एक एलिमेंट लूंगा किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पर, यहां पर मैंने एक एलिमेंट लिया, एक रेडियस आर पर मैंने एक एलिमेंट लिया, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस कितनी है? स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करेंगे, दिस विल बी स्मॉल। और ये जो एलिमेंट है इसका थिकनेस है डी आर। तो यहां पर इस एलिमेंट के ऊपर आने वाला स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं। कैसे? अच्छा, यहां पर इस एलिमेंट पर आने वाला लोड अगर हमें निकालना है तो यहां तो हमें पता है कि इस पूरी बियरिंग सरफेस पर, इस बियरिंग सरफेस पर जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो पी इंड्यूस रहेगा। ओके, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यही तो बोलती है कि यहां से लेके यहां तक पूरी सरफेस पर जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा, और कितना है वो पी इंड्यूस के बराबर। इज इट क्लियर? चलिए यहां पर ये टर्म्स को मैं डिफाइन कर देता हूं। W जो है यहां पर क्या है बेटा? एक्सियल लोड इन न्यूटन। RI is inner radius, R naught is outer radius। अच्छा, यहां पर एक और टर्म डिफाइन होती है दैट इज थिकनेस। ये टी, ये कॉलर की थिकनेस होती है। ओके, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसको भी तो देखिए डिजाइन में हमें क्या निकालना है, अब समझिए यहां पर डिजाइन में हमें यही तो निकालना है कि आर आई कितना रखें, आर नोट कितना रखें। मतलब आर आई तो जो है वो डेफिनेटली वो शाफ्ट के डायमीटर के बराबर रहेगा। तो इस
कोलर की आउटर रेडियस कितना रखें, इस कोलर की थिकनेस कितना रखें कि इसके ऊपर आने वाला ये जो डब्ल्यू लोड है ना, इसको ये झेल पाए, इसको ये बियर कर पाए। यही तो डिजाइन कहलाती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो टी है ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है, इससे बोलते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ कॉलर। ओके, इसके अलावा एक और टर्म यहां पर डिफाइन होती है, यहां से लेकर यहां तक का अगर डिस्टेंस देखें, इसे डिनोट किया जाता है बी से। तो ये बी जो है ये विड्थ है, और इससे हम इन टर्म्स ऑफ आर आई और आर नोट लिख सकते हैं क्या, कि बी जो होगा क्या होगा, आर नोट माइनस आर आई। ये रिलेशन आप ध्यान रखें। ओके, चलिए, तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस एलिमेंट के ऊपर कितना लोड आ रहा, तो इस एलिमेंट के ऊपर कितना लोड आ रहा है, तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना होगा इस एलिमेंट का एरिया। सपोज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट इज डी ए। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस जो होता है इट इज लोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया। तो लोड क्या हो जाएगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इस एलिमेंट के ऊपर कितना लोड, मतलब ये एलिमेंट कितना लोड बियर कर पाएगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो लोड को भी मैं छोटू सा बोलूंगा, तो छोटू सा जो लोड होगा इट विल बी डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू। तो ये डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा, हम बोलेंगे डी ए इंटू पी इंड्यूस। पी इंड्यूस जो है यहां पर इस सरफेस पर, इस बियरिंग सरफेस पर जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो। ओके, डी ए कितना हो जाएगा, इस एलिमेंट का एरिया डी आर इंटू, यहां पर अगर हम बात करें तो ये पूरी परिधि, पेरीमीटर। तो यहां से हमारे पास डी डब्ल्यू आ जाएगा कितना बेटा, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू पी इंड्यूस। अगर समझ में आया तो बताइए। ओके, ये 2 पाई आर इंटू डी आर जो है क्या है, इस एलिमेंट का एरिया है। इज इट क्लियर। यहां पर हमें टोटल लोड निकालना है, इस एलिमेंट पर आने वाला लोड हमने निकाल लिया, तो टोटल लोड तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। टोटल लोड कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए W अगर हमें निकालना है, W निकालना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये रेडियस जो है कहां से कहां तक वेरी करेगी, आर आई से लेके आर नॉट तक वेरी करेगी। 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू पी ऑफ इंड्यूस। बहुत आसान है, सारे रिलेशन बहुत आसान है, डोंट वरी। तो देखिए यहां से W कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 2 पाई पी इंड्यूस कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अपर लिमिट पुट करेंगे आर नोट का स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे आर आई का स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कितना आ जाएगा, अच्छा 2 जो है ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से W आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा, पाई एज इट इज रहेगा। चलिए मैं यहां पर आपको लिखकर ही बता देता हूं पूरा। देखिए W क्या रहेगा, हमने बाहर निकाल लिया 2 पाई इंटू पी इंड्यूस। ओके, मल्टीप्लाई, अंदर क्या बनेगा, आर इंटू डी आर रहेगा, तो आर इंटू डी आर, तो आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा आर नोट का स्क्वायर बाई 2 माइनस आर आई का स्क्वायर बाई। ओके, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहां पर नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। फाइनली विल गेट W इज इक्वल टू क्या, पाई आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ इंड्यूस। हमारा मेन मोटो जो था वो था इस इंड्यूस को कैलकुलेट करना। तो ये इंड्यूस स्ट्रेस जो है हमारे पास आ गया कितना, देख सकते हो। ओके, तो
इंड्यूस स्ट्रेस आ गया हमारे पास W अपॉन पाई आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। ओके, देख लीजिए कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, पाई आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। देखिए कि ये एरिया जो है रेड कलर से जो मैंने मार्क किया, ये एरिया है कितना, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस इस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर नोट का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई आर आई का स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारे पास पी इंड्यूस आ गया। अब देखिए यहां पर डिजाइन इक्वेशन क्या बोलती है, आपने पढ़ा है ना डिजाइन इक्वेशन, पहला चैप्टर हमने इसीलिए तो पढ़ा था। तो डिजाइन इक्वेशन क्या बोलती है, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, सेफ कंडीशन, ये आने वाला जो है बचाने वाले से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो बात बेटा? ये क्या है, ये आने वाला, ये डब्ल्यू लोड हमने अप्लाई किया, ये डब्ल्यू लोड आ रहा है हमारे शाफ्ट के ऊपर, उसकी वजह से ये स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। हमारा बियरिंग कब सेफ रहेगा, उसकी वजह से कब फेल नहीं होगा, जब ये आने वाला उस मटेरियल, अब इसका कुछ मटेरियल होगा ना, इसका कुछ मटेरियल होगा, तो इसकी एक परमिसिबल लिमिट रहेगी। तो उस परमिसिबल लिमिट से क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, या लिमिटिंग कंडीशन क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, यहां से विल गेट इक्वेशन क्या, W डिवाइडेड बाय पाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ परमिसिबल। ओके, सो फ्रॉम दिस विल गेट W कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए W इज लेस देन इक्वल टू पाई आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इंटू P ऑफ परमिसिबल। तो ये जो W लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमेशा इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर लिमिटिंग कंडीशन क्या, बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितना लोड हम अप्लाई कर सकते हैं, W मैक्सिमम कितना हो सकता है, पाई इंटू आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इंटू P ऑफ परमिसिबल। तो यही तो बेटा इस बियरिंग की स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यही तो स्ट्रेंथ कहलाएगी। मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल कोलर बियरिंग। इतना मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लोड कितना कैरी कर सकता है, ये इतना कर सकता है, यही तो इसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। इज इट क्लियर? सर हमें तो फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना था, निकालेंगे बिल्कुल निकालेंगे, टेंशन ना लें। अब हम यहां पर बात करते हैं फ्रिक्शनल टॉर्क की। तो अगर हमें फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है, तो देखिए यहां पर समझिए, समझने की कोशिश करिए। अगर ये थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई ना, तो यूनिफॉर्म वीए थ्योरी भी बिल्कुल स्मूथली समझ में, और एक पहला केस ही अच्छे से समझना होता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। इज इट क्लियर? फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। अब यहां पे अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल टॉर्क की, तो बेटा फ्रिक्शनल टॉर्क में फोर्स कौन सा आएगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो इस सरफेस पर आने वाला फ्रिक्शन फोर्स
सपोज ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, इसको समझिए ध्यान से, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये रोटेट करिए कुछ इस तरह से, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, इस सरफेस के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जो मैंने एलिमेंट लिया है, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट के ऊपर फ्रिक्शन आ रहा होगा, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये देखिए, अगर ये इस तरह से घूम रही है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। इस एलिमेंट पर कितना फ्रिक्शन आ रहा होगा, इस एलिमेंट पर हम फ्रिक्शन बोल देते हैं डी एफ। ओके, और इस फ्रिक्शन फोर्स की सेंटर से कितनी दूरी है, ये दूरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कितनी है, आर है कि नहीं। तो इसकी वजह से एक फ्रिक्शनल टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, पढ़ा है आप लोगों ने। अब मुझे ये बताइए बेटा कि ये एन जो होता है ये क्या होता है, ये एन जो है ये नॉर्मल लोड होता है कि नहीं होता, नॉर्मल फोर्स होता है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ओके, इसका वजन है कुछ W, यहां पर हम F फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये यहां पर क्या आएगा, एक रिएक्शन फोर्स आएगा नॉर्मल एन, वो मल्टीप्लाई, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन। तो ये एन जो होता है बेसिकली, ये एन जो होता है ये क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है कि नहीं, उस सरफेस का नॉर्मल फोर्स। तो बेटा बताइए मुझे, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इस सरफेस पर आ रहा है, इस सरफेस पर नॉर्मल फोर्स कौन सा आ रहा है, नॉर्मल मतलब इसके परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल फोर्स तो ये होगा कि नहीं होगा मेरे लाल, ये होगा कि नहीं। और ये कौन सा फोर्स है, यही तो एक्सियल फोर्स है। तो हम अगर बात करें कि ये डीएफ कितना होगा, तो ये डीएफ होगा बेटा कितना, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम ले लेते हैं म्यू, म्यू इंटू डी डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा, जरा बताइए। इस एलिमेंट पर नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है, एक्सियल लोड जो आ रहा है वही तो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। तो म्यू इंटू डी डब्ल्यू जो रहेगा वो इस एलिमेंट पर आने वाला फ्रिक्शन फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एलिमेंट पर आने वाला फ्रिक्शन फोर्स। तो अब हम यहां पर बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शनल टॉर्क। वैसे हमारा मोटो जो था वो स्टार्टिंग से यही था, ठीक है। अब देखिए, इस एलिमेंट पर आने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क हमें निकालना है, तो इस एलिमेंट पर आने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना होगा, म्यू इंटू डी डब्ल्यू। इस एलिमेंट पर आने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क डी टी एफ में बोलूंगा, इट इज डी एफ इंटू आर। मानते हो कि नहीं, मानना तो पड़ेगा। और ये डीएफ क्या होगा, ये डीएफ होगा म्यू इंटू डी डब्ल्यू इंटू आर। और बेटा वी ऑलरेडी कैलकुलेट डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या है, 2 πr डी आर इंटू पी इंड्यूस, यस और नो। तो यहां पर हम लिखेंगे म्यू इंटू 2 πr इंटू डी आर इंटू पी इंड्यूस इंटू आर। ये इस एलिमेंट पर आने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क, और टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, आर आई से लेके आर नोट तक। तो देखिए यहां पर आर को मैं एक साथ लिख लेता हूं, तो यहां पर मेरे पास रिलेशन बन जाएगा क्या, डी टी एफ इज इक्वल टू 2 π पी इंड्यूस इंटू म्यू इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, 2 π म्यू इंटू पी इंड्यूस इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर। शायद
सभी को ये टर्म बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 2 पाई आर 2 पाई म्यू इंटू पी इंड्यूस इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर। इज इट क्लियर? टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल लेते हैं। तो डी टी एफ आया है हमारे पास 2 पाई म्यू पी इंड्यूस इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके टी एफ टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क हम बोल देते हैं। वेरी कहां से कहां तक करेगा? रेडियस आर आई से लेके आर नोट तक। ओके, तो यहां से टी एफ हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा? जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट 2 पाई म्यू पी इंड्यूस कांस्टेंट है, 2 पाई म्यू पी इंड्यूस कांस्टेंट है। आर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 अपर लिमिट पुट करेंगे, विल गेट आर नॉट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। शायद क्लियर हो गया होगा एक ही बार में से। ओके, पी इंड्यूस अगर आपको पता है तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं यहां पर 2 पाई म्यू पी इंड्यूस क्या है? W डिवाइडेड बाय पाई आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इंटू यहां पर क्या है? आर नोट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल में क्या होगा? पाई से पाई होगा, ये 2/3 बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास फ्रिक्शनल टॉर्क जो आएगा, इट विल बी टी एफ इज इक्वल टू 2/3। देख लीजिए इन दोनों को साथ में लिख लिया मैंने, 2/3 म्यू डब्लू आर नोट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइडेड बाय आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। ये फ्रिक्शनल टॉर्क आ गया। अब देखिए यहां पर इसको हम डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें। ओके, अच्छा, ये जो रिलेशन है ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, वो ये फैक्टर याद रख लेते हैं, रट लेते हैं 2/3, बट ये ध्यान नहीं देते कि यहां पर क्या लिखा हुआ। बेटा यहां पर रेडियस लिखा हुआ, अगर डायमीटर होगा तो बताइए, अगर डायमीटर के टर्म्स में अगर हमें लिखना है तो यहां पर क्या आएगा? देखिए डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? रेडियस को हम डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, तो यहां पर डी नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, 8 नीचे आएगा और यहां पर इसके बटे में 4 आएगा, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, 4/8 मतलब 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो 1/3 म्यू डब्ल्यू इंटू डी नॉट का क्यूब माइनस डी आई का क्यूब डिवाइडेड बाय डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। ये डायमीटर के टर्म्स में ध्यान रखें, यहां पर भी गलती कर देते हैं स्टूडेंट। ओके, अब देखिए यहां पर इसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? आर इफेक्टिव के टर्म्स में लिखा जाता है, टी एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू आर इफेक्टिव। इस फॉर्म में भी लिखा जाता है इसको, ये ध्यान रखें। अब यहां पर आर इफेक्टिव क्या बनेगा ये आप यहां पर आसानी से जज कर सकते हो। देखिए आर इफेक्टिव म्यू डब्ल्यू को छोड़ के पूरी जो टर्म है वो क्या बन जाएगी? आर इफेक्टिव। तो रेडियस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 2/3 आर नोट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइडेड बाय आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। ये रेडियस के टर्म्स में। डायमीटर के टर्म्स में क्या बनेगा?
1/3 डी नॉट का क्यूब माइनस डी आई का क्यूब डिवाइडेड बाय डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। क्लियर? फ्रिक्शनल टॉर्क आ गया हमारे पास, पावर निकाल लेंगे, पावर लॉस टी एफ इज म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव, पावर लॉस टी डब्ल्यू इंटू ओमेगा। देखिए यहां पर ये डब्ल्यू जो है ये एक्सियल लोड है, और यहां पर ये ओमेगा जो है ना, ध्यान रखे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट इन रेडियन पर सेकंड। तो पावर लॉस कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव इंटू ओमेगा, दिस विल बी द पावर लॉस अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। किसके लिए देखा हमने, सिंगल कोलर बियरिंग के लिए, सिंगल फ्लेड कोलर बियरिंग के लिए। ये भी ध्यान रखें, ये किसके लिए आया बेटा, ये कंडीशन मत भूल जाइएगा, ये किसके लिए, फ्रिक्शनल टॉर्क फ्लेट कॉलर बियरिंग के लिए, ये ध्यान रखें, फ्लेट कॉलर बियरिंग। क्या यहां पर सिंगल भी लिखना जरूरी है क्या, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका अकॉर्डिंग तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सिंगल लिखना, बट आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल कॉलर हो या मल्टी कॉलर हो, फ्रिक्शनल टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं आता, ये बिल्कुल देखेंगे ब्यूटीफुल तरीके से। ओके, तो ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखें, ये किसके लिए हमने देखा बेटा, ये हमने बात की है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने निकाला है फ्रिक्शनल टॉर्क, किसके लिए, फ्लैट कॉलर बियरिंग के लिए। इसी तरह से हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वीयर थ्योरी के द्वारा, यूनिफॉर्म वीयर थ्योरी के द्वारा फ्रिक्शनल टॉर्क हम निकालेंगे फ्लैट कॉलर बियरिंग के लिए ही। फिर वहां पर हम इन दोनों थ्योरी को कंपेयर करेंगे कि फ्रिक्शनल टॉर्क किससे अधिक मिल रहा है, और उसके बेसिस पर फिर हम यहां पर डिसाइड करेंगे कि बियरिंग के डिजाइन के लिए कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, क्लच की डिजाइन के लिए कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, और इन्हीं थ्योरी को फिर हम अप्लाई कर देंगे किसके लिए, मल्टी कॉलर के लिए, मल्टी फ्लैट कॉलर और कोनिकल कॉलर के लिए। तो बेसिक प्रिंसिपल आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आई होप कि यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम जो सेशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है लाइक और कमेंट्स करना, इतना तो एटलीस्ट आप लोग कर सकते हो। इसी तरह से अगर सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन AEC प्लस फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, और वहां पर आपको बैचेस में देखने को मिलेगा सार्थक बैच। दिस सार्थक बैच इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर SSC JEE 2023। इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ओके, तो आप आपकी प्रिपरेशन को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो बाय ज्वाइनिंग दिस बैच। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी स्टेट JEE या AE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो बैच अवेलेबल है AEC प्लस एप्लीकेशन पर, दैट विल बी द विजय बैच। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ है सार्थक बैच में एज वेल एज इन विजय बैच। केवल आपको अगर नॉन टेक्निकल पढ़ना है तो नॉन टेक्निकल के लिए वी हैव अ नॉन टेक का महापैक। इस नॉन टेक के महापैक में आप देखेंगे
इसमें आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। अच्छी क्वालिटी में सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है डिजिटल बोर्ड पर, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहां पर अवेलेबल, सभी सेशन की पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है। अच्छा, ये जो सार्थक बैच है, विजय बैच है, में एक और बेनिफिट है आप लोगों कि इसमें लाइव क्लासेस भी आप लोगों को डेली मिलने वाली है। इसमें लाइव क्लासेस चलती है, उन लाइव क्लासेस को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, ऑलरेडी सारा कंटेंट डला हुआ भी है, लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज, अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है तो अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज है, एसएससी जेई के लिए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, कर रहे हो, सभी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल इन वन एक टेस्ट सीरीज है जिससे आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, और सेशन के पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। ओके, यहां पर इस चैनल में सभी सेशन की पीडीएफ अवेलेबल रहती है, मतलब सेशन के बाद में इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। सभी सेशन जितने भी होते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, AEC प्लस यूट्यूब चैनल पर, उनकी लिंक भी वहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।